हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल वेल? सब लोग कैसे हैं? बढ़िया? कैसी चल रही है पढ़ाई? एकदम मस्त। देखो, तुम्हें पता है एक चीज़ कि हमारा ब्रेन भी जो है ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करने का, अच्छी चीज़ें सोचने का। थिंक पॉजिटिव। तुम जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, यह ब्रेन उतना ज़्यादा उन पॉजिटिव चीज़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो कीप थिंकिंग पॉजिटिव। ओके, एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। ठीक है, चलो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कौन बताएगा? ओके, तुम बोलो। यस, वेरी गुड। हम लोग लास्ट क्लास में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये कौन बताएगा? यस, तुम बताओगे? बोलो। सही है। और दूसरा? तुम बोलो। बिल्कुल सही। देखो, तुम दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया था? दो बातें कही गई थी। पहली बात क्या कही गई थी कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या कही गई थी कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब ओरेस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता तो दिया कि करंट और मैग्नेट एक दूसरे के दोस्त हैं। जब भी करंट कंडक्टर से पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड दौड़ के वहाँ पर चला आएगा। पर अब बात ये आती है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हुआ था, इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो आज के अपने इस क्लास में हम लोग इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, पहला। और दूसरा, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट अस स्टार्ट। देखो, हमारे को इसके बारे में किसने जानकारी दी थी? बायोट सेवार्थ ने। बायोट और सेवार्थ ने हमें यह बताया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट को पास करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो लेट अस स्टार्ट कि बायोट सेवार्थ ने इसे कैसे डिराइव किया। ठीक है, अगर हम बात करें बायोट और सेवार्थ की, तो बायोट सेवार्थ ने क्या कहा था हमें? बायोट सेवार्थ ने हमें क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर आप ले लो, क्या ले लो? कोई भी एक ऐसा आप कंडक्टर ले लो। ठीक है, इस कंडक्टर का नाम आप XY दे दो और इससे करंट I को पास करवाओ। ठीक है, और इसके कारण किसी पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, सच दैट कि यह जो हमारा कंडक्टर है, इसमें हमको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोट सेवार्थ लॉ ने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इस स्मॉल एलिमेंट का नाम आप DL ले लो और यह स्मॉल एलिमेंट जो है यहाँ पर कोई एंगल कितना बना रहा है? थीटा। क्लियर है? कंसिडरेशन इज क्लियर कि हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर से करंट I को पास करवाया और उस कंडक्टर पे हम लोगों ने एक स्मॉल एलिमेंट DL लिया। इज दैट क्लियर? अब पहले इस स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर जो बायोट और सेवार्थ थे, उन्होंने जो भी बातें कही, ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय देम। ठीक है, और यह इसीलिए कहा गया कि बायोट सेवार्थ लॉ जो है यह बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा लॉ है ये? एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। यहाँ पर जो भी बातें कही गई थी, ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द बायोट एंड सेवार्थ। अब देखो, बायोट और सेवार्थ ने यहाँ पर क्या कहा कि अगर हम इस स्मॉल कंडक्टर DL की बात करें, किसकी बात करें? इस स्मॉल कंडक्टर DL की बात करें, तो इसके लिए जो स्मॉल फील्ड हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा? DB मिलेगा। ठीक है, DB
यह जो dB होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। जो करंट इससे पास कर रही है, करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या कहा कि यह जो dB होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट dl। जो dl एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, इस dl एलिमेंट का वह कंपोनेंट जो क्या हो, कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में हो, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि dB जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि आप कंडक्टर से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होती जाएगी। अब इन तीनों को उन्होंने क्या किया, एक साथ कंबाइन किया और कह दिया कि dB जो है वह प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया, उन्होंने किसको हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे k, जिसकी कांस्टेंट लगाएंगे k, देन क्या लिखेंगे, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू लगाई गई, दैट इज k। अब यह जो कांस्टेंट k है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो कहा गया कि इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम यह जो हमारा कांस्टेंट k होगा इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है। अब यहाँ पर यह जो म्यू नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, इनमें से आप कुछ भी कह सकते हो। यह बेसिकली क्या बताता है, तो परमिएबिलिटी जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ जो मीडियम है उस मीडियम की जो एक्सटेंट है मैग्नेटाइज होने की, उसके बारे में बताता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द मीडियम इज गेट मैग्नेटाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट वाज डिटरमाइंड बाय द सिंबल और द वर्ड टर्म कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ओके, और इसकी वैल्यू जो होगी म्यू नॉट की, वह हो जाएगी तुम्हारी, म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी वह होगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 लिखेंगे, और इसका यूनिट जो होगा वह होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए यह जो हमारा फॉर्मूला था, ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, ठीक है, यह फॉर्मूला हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, अब इसको लिख दिया जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। दिस इज द Biot-Savart law, that is the magnitude of a small magnetic field produced due to a small current element. Done. And here it will becomes 10 to the power -7 only. क्लियर है, यह रही k की वैल्यू। तो यह था हमारा बायोट-सेवार्ट लॉ क्या होता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, ठीक है, तो यह हमारा क्या था, बायोट-सेवार्ट लॉ क्या होता है। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो कि यह जो तुम्हारा बायोट-सेवार्ट लॉ जो तुमने यहाँ पर डिराइव किया, इसमें तुमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वह स्मॉल कैरिंग कंडक्टर के लिए मिला। क्लियर है, तो इस बात को हमेशा एज ए नोट तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि तुमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है वह स्मॉल एलिमेंट की वजह से मिला है, दैट इज फॉर स्मॉल एलिमेंट dl। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब तुम फाइंड करोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये जो तुम फाइंड करोगे इसकी वैल्यू B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB होगी, और B इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin theta by r square. This is the total magnetic field produced by Biot and Savarth. I hope कि ये चीज़ तुमको क्लियर हो गया होगा. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बायोट सेवार्थ लॉ. ठीक है, यह जो हमारा बायोट सेवार्थ लॉ है, हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. अब इस बायोट सेवार्थ लॉ में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बायोट सेवार्थ लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड को क्लियर करें, बोर्ड को क्लियर करते हैं. ठीक है, या बोर्ड को ऊपर उठाएं. ओके, अब बोर्ड को क्लियर करते हैं और इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं. सभी लोगों ने देख लिया, नोट कर लिया. ओके, तो देखो अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे बायोट सेवार्थ लॉ का. बायोट सेवार्थ लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, बायोट सेवार्थ लॉ का कौन सा फॉर्म बोला मैंने, वेक्टर फॉर्म. ठीक है, अब बायोट सेवार्थ लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या कहता है. तो देखो, जस्ट मैंने अभी तुमको ये फिगर ड्रॉ किया था कि ये करंट I पास कर रहा है, ये कोई पॉइंट P है, ये R है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया था जिसको हमने क्या बोला था, dl कहा था. ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है पर स्मॉल एलिमेंट है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, dl कहा था. एम आई राइट. और हम लोगों ने क्या लिखा था कि dB जो होगा ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर होगा. दिस इज द स्केलर फॉर्म और द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब कहा गया कि अगर तुम यहाँ dB लिखो, यहाँ म्यू नॉट लिखो, यहाँ 4 पाई लिखो, और यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा लिखो, बाई r स्क्वायर लिखो, और इसको r से ऊपर और r से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय r. तो यह फॉर्मूला तुमको क्या देकर जाएगा, यह देकर जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इंटू r बाई r क्यूब. ये तुमको देकर जाएगा. और यहाँ से तुमको क्या मिलने वाला है, अब जरा यहाँ से देखो कि dB इज इक्वल्स टू, तुम क्या लिख दोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई. अब यहाँ साइन थीटा है, दिख रहा है, तो साइन हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है. तो यह क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब. दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवार्थ लॉ. ये बायोट सेवार्थ लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म है. और इसी को तुम लिख सकते हो आगे कि B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, और इसी को लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r. ठीक है, बाय r क्यूब. अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक जानकारी देना चाहूँगा एज ए नोट. जानकारी में क्या है, जानकारी में ये है कि यह जो तुम बार बार लिख रहे हो आई डी एल क्रॉस आर, इस आई डी एल क्रॉस आर को ही करंट एलिमेंट बोला जाता है, करंट एलिमेंट कहा जाता है. ठीक है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ. ओके, और यह जो करंट एलिमेंट है, दिस करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यही मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, सोर्स है. जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे ही यह जो हमारा करंट एलिमेंट है, दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको मैग्नेटिक फील्ड का हम सोर्स याद रखेंगे.
अब हमने यह जो फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले को हम और भी एक दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो जनरली हमारे MCQs में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है। अब ज़रा एक नज़र वहाँ भी दे लेते हैं कि हम इसको और कितने तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा देखो, तुमने अभी पढ़ा कि करंट I जो होता है यह चार्ज बाय टाइम होता है। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब तुम ऐसा करो कि इस I को क्या करो, इस I को DL से मल्टीप्लाई कर दो और इधर चार्ज को भी DL से मल्टीप्लाई कर दो। अब यह जो DL बाई T है, DL क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द करंट, और T क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमेशा हमको स्पीड देती है, तो तुम इसको Q इंटू V ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ से तुमको इसका एक नया फॉर्म मिलेगा कि जो dB है, इट कैन बी रिटन एज dB, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, Q इंटू V क्रॉस R, ठीक है, बाय R क्यूब। यह भी बायो-सेवार्ट लॉ का एक फॉर्म है, ठीक है, जो चार्ज के टर्म्स में है। कई बार ऐसे फॉर्मूले दिख जाते हैं एग्जाम्स में इन MCQs कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें ये नहीं होगा, इसके अलावा और सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, तो वहाँ पर इसको चेक करना है, ठीक है। एक और बताता हूँ तुम्हें, तुमने एक और वर्ड पढ़ा होगा जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इज दैट क्लियर? करंट डेंसिटी, ओके। अब यह जो करंट डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि J जो होता है ये I बाई A होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम I इज इक्वल्स टू J इंटू A ऐसा लिख सकते हैं। I क्या है? करंट है, और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देन यहाँ से तुम अगर लिखो IDL, तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे? JADL, और यह जो ADL है यह तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे? JDV, V फॉर वॉल्यूम। तो यह जो तुम्हारा फॉर्मूला था dB का, इसलिए यह जो dB का फॉर्मूला था यह क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके। देन तुम यहाँ क्या लिख दोगे? IDL की जगह J क्रॉस R, J क्रॉस R इंटू DV बाई, सॉरी कैपिटल V लिखने का, वॉल्यूम है, ठीक है, DV बाई R क्यूब। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अगेन बायो-सेवार्ट लॉ। तो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स, और भी होते हैं, पर इन तीनों को ज़्यादा ध्यान पे रखने का, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बायो-सेवार्ट लॉ पे डायरेक्ट इस फॉर्म में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्केलर फॉर्म था। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सेवार्ट लॉ, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। यह बायो-सेवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म था, और यह भी वेक्टर फॉर्म है चार्ज के टर्म में, और यह वेक्टर फॉर्म है करंट डेंसिटी के टर्म में। आई थिंक बायो-सेवार्ट लॉ को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह अब तुमको क्लियर हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना, है ना? देख लो, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, फिर मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ। ओके, डन। अब मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ और इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो, अब आती है बात अगर बायो-सेवार्ट लॉ की, तो हम लोगों ने अभी कहा कि ये हमारा कंडक्टर है कैरिंग करंट I, और इसके कारण किसी पॉइंट P पर हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर लिखते हैं, और वेक्टर फॉर्म में dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
ठीक है, आई dl क्रॉस r ऐसा लिखते हैं, dl क्रॉस r ऐसा लिखते हैं बाय आर क्यूब। अब बात आती है कि यह जो हमारा ये जो बायो सेवार्थ लॉ है, यह तो हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, किसका, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट ए पॉइंट, किसकी वजह से, कंडक्टर कैरिंग करंट, है ना, कंडक्टर कैरिंग करंट हमें ये बताता है, एम आई राइट। अभी तक हमने यही पढ़ा। अब यह तो मैग्नीट्यूड हुआ, पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, यह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यह कैसी क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है यह कैसी क्वांटिटी है, हमने पढ़ा है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो मिल गया, बचा क्या, डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा टास्क है, ठीक है। अगर ये टास्क सीख गए तो यह चैप्टर काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन फाइंड करो क्वेश्चन में होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो मैं फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखो और समझो कि किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, यह जो डायरेक्शन होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह दो तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है। पहला तरीका है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओके, एक तो ये तरीका है, ओके, और दूसरा तरीका है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये दूसरा तरीका है। जो स्क्रू रूल है, यह क्या है, इसका दूसरा तरीका है कि राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है। अब हम लोग दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि थंब रूल क्या कहता है और स्क्रू रूल क्या कहता है, फिर जो इजी होगा हम लोग उसको प्रिफर करेंगे, ठीक है। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड थंब रूल की, तो ये क्या कहता है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे करंट आई पास कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, किधर की तरफ, जिधर हमारे उंगली के ग्रिप होंगे। मतलब ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो थंब को क्या करेंगे, इस कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और जो ये ग्रिप ऑफ द फिंगर होगा वह, या कर्ल ऑफ द फिंगर जो होगा वह हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो देखो ये रहा कंडक्टर, तो यहाँ से ग्रिप मेरा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, ओके, यहाँ से ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, बोर्ड के अंदर गया, और यहाँ से ये बोर्ड से बाहर आएगा। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसका उल्टा भी है कि अगर करंट का डायरेक्शन मान लो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस प्लेन में होगा, और ग्रिप कैसे होगी, बनाओ सभी लोग ग्रिप, अपने पेन को लो, इस हाथ में रखो, ऐसे पकड़ो, ठीक है, और थंब लो, थंब को नीचे की तरफ करो, और कर्ल देखो कहाँ जा रहा है, इधर से इधर की तरफ ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, एम आई राइट, ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, मतलब यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। गेटिंग इट और नॉट, ठीक है, ओके। तो ये था पहला रूल। अब दूसरा रूल आता है जिसको बोलते हैं स्क्रू रूल, ठीक है। तो स्क्रू रूल जो है यह भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी ध्यान से देखो। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल में क्या कहा गया कि भाई साहब ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक स्क्रू है, ठीक है, ओके।
ये अगर मेरा एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर हमारा क्या है, बी है, ठीक है, ये एक वेक्टर मेरा क्या है, ए है, और दूसरा ये वेक्टर मेरा क्या है, बी है, ठीक है। तो होगा क्या, ए क्रॉस बी अगर हम जाएंगे तो इस स्क्रू का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा, और अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो यह नीचे की तरफ आएगा, ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताएगा। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं स्क्रू रूल। अब आप जरा देखो कि यहाँ पर बायोट-सेवार्थ लॉ में आपने एक एलिमेंट लिखा आई डी एल क्रॉस आर। अब आप ए की जगह क्या करो, आई डी एल समझो, ए की जगह आई डी एल और बी की जगह समझो आर। तो आई डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन ऊपर होगा, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है? दैट इज हमेशा याद रखना है कि डी बी जो होगा यह हमेशा परपेंडिकुलर टू आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर, इसके हमेशा यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसके हिंट के लिए आप याद रखो ये चीज़, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जे और के, ठीक है। तो आई क्रॉस जे जो होता है या के होता है सामने वाला, जे क्रॉस के जो होगा ये आपको आई बन जाएगा, और के क्रॉस आई जो होगा वह आपको जे बन जाएगा, और उल्टा आएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। मतलब के क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई आएंगे तो माइनस के, आई क्रॉस के आएंगे तो माइनस जे, और के क्रॉस जे जाएंगे तो माइनस आई लग जाएगा, ठीक है। ओके, हम इसका यूज़ भी करेंगे, आज आपको बताएंगे भी कि इससे हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। देखो, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना एग्जामिनेशन हॉल में हमारे लिए थोड़ा क्या बोलते हैं, ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि अगर हम राइटी और राइट हैंड से लिख रहे हैं तो जनरली हमारा हाथ ऐसे चला जाता है। क्लास है ये देखो, बोलते राइट हैंड है और हाथ घूम जाता है लेफ्ट हैंड का, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार हम इसको यूज ऐसे कर सकते हैं, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसके यूज़ में कई बार हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि तुम स्क्रू रूल यूज़ करो, क्योंकि इससे तुमको हर बार डायरेक्शन सही ही मिलेगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग अभी एक आध दो ऐसे क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है। तो यह था तुम्हारा बायोट-सेवार्थ लॉ में कि हम इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड का कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको 2 रूल मतलब की यूज़ हो सकते हैं। पहला रूल हो सकता है कि हमारा क्या हो, राइट हैंड थंब रूल हो, और अगर दूसरा रूल यूज़ करना है तो राइट हैंड स्क्रू रूल है। और एक बात जो हमेशा हमको याद ही रखना है वो ये याद रखना है कि यह जो हमारा आया है कि डीबी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वह हमेशा आई डी एल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है सबको? यस और नो? डन? तो चलो अब मैं थोड़ा बोर्ड को क्लियर करता हूँ और तुम्हें कुछ और बताता हूँ, ठीक है। ओके, बोर्ड क्लियर हो जाओ, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों ने बायोट-सेवार्थ लॉ पढ़ा, और बायोट-सेवार्थ लॉ में हमने क्या कहा कि यह हमारा कंडक्टर कैरिंग करंट आई, पॉइंट पी, ठीक है, डी एल एलिमेंट, और ये एंगल थीटा। हमने फॉर्मूला भी लिखा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा। अब इस फॉर्मूले से 2 बातें हमको हमेशा याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कब होगी। तो ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखना, मैं यहीं से आता हूँ। मैं अगर यहाँ ये कह दूँ कि अगर मेरे को आई डी एल जो है यह पैरेलल टू आर हो जाए, मतलब ये एक्सिस ऑफ वायर पे चला जाए, एक्सिस ऑफ वायर पे, मतलब ये पॉइंट P
यहाँ ना होकर यहाँ या यहाँ कहीं आ जाए, इस लाइन पे कहीं भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि साइन 0 जो होता है वह 0 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके। और दूसरी बात इसमें ये कही जाती है, ठीक है, कि अगर हमारा जो आइडियल है यह परपेंडिकुलर टू आर हो जाए, मतलब कहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट P इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन, इस पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू जो होगी वह 90 डिग्री हो जाएगी और यहाँ से साइन 90 जो है वह क्या हो जाएगा, 1। कंफ्यूज नहीं होने का, 0 कौन बोला। और dB जो होगा इसकी वैल्यू μ0/4π I dl बाई आर स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो कई क्वेश्चन में दे देता है कि आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ठीक है, इतना फाइंड करके इंटीग्रेट कर देने का, तो यहाँ से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। एम आई राइट? ओके। तो यह थे इसके कुछ स्पेशल केस। दिस इज एन स्पेशल केस ऑफ बायो-सेवार्ट लॉ, ठीक है, कि बायो-सेवार्ट लॉ के क्या हैं, स्पेशल केसेस हैं जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, लिख लिया, डन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन ये करने जा रहे हैं कि यह जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कहा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा जिसमें हम इसको मेजर करते होंगे। तो लेट अस सी द यूनिट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड, क्लियर, ठीक है, ओके। तो यह जो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को और भी कई नाम से जानते हैं, कहीं कहीं तुम इसको लिखा हुआ देखोगे फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, तो कंफ्यूज मत होना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह B जो है इसका SI यूनिट अगर हम कहें तो वह टेस्ला होता है, टेस्ला, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर यह भी यूनिट है। और इसका अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट में हम इसको गॉस लिखते हैं, कैपिटल G, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस होता है। ये रिलेशन है किसका, SI सिस्टम और CGS का। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का अपना डायमेंशन भी होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा m1 L0 T-2 और A-1, ये इसका डायमेंशन है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो उसके यूनिट्स और डायमेंशंस तो तुमको पता होने ही चाहिए। और इसका डायरेक्शन तुम कैसे फाइंड करोगे, तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो अभी मैंने बताया 2 रूल्स, पहला राइट हैंड थंब रूल, एक ये बताया मैंने, बताया ना, हाँ, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं। और दूसरा मैंने बताया राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दोनों से हम इसका क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, पता ही है सबको, कैसे फाइंड करते हैं,
dB से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इससे फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से तुमको मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, डायमेंशन मिल गया, यूनिट्स मिल गए और इसके दोनों नाम भी मिल गए। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर जो हमको बताना है वो क्या है, और कुछ बचा? मुझे लगता है एक चीज़ मैं तुमको और बता दूँ, ठीक है, थोड़ा सा, कि डॉट और क्रॉस हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, क्या बताना रह गया, डॉट और क्रॉस, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे को एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी है, उसका यूनिट तो मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है, ओके। तो डॉट और क्रॉस भी मैं बताता हूँ कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मैं क्लियर करता हूँ, लिख लो फटाफट। चलो देखो, अब जो हमने अभी कहा था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, सॉरी, हाँ, राइट हैंड थंब रूल, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा एट ए पॉइंट फाइंड किया जाएगा, और ये क्या बताता है, इस प्लेन में है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब ऐसे अंदर और बाहर बताने के लिए क्या किया गया, सिम्बॉल्स यूज़ किए गए कि जहाँ अंदर जा रहा है वहाँ क्रॉस यूज़ करेंगे माइनस के कैप, और जहाँ से ये बाहर आ रहा है वहाँ पर हम डॉट यूज़ करेंगे, मतलब कि प्लस के कैप। इज दैट क्लियर? ओके। अगर मेरे को इस तरह से क्रॉस बना करके ऐसा दिया हुआ है किसी रीजन में, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह यूनिफॉर्म है और उसका डायरेक्शन माइनस के कैप है, मतलब बी जो है वह माइनस के कैप के लॉन्ग है। अगर मुझे ऐसा डॉट बना करके दे दे कि भाई आपका ऐसा डॉट है, ठीक है, इस तरह से मुझे डॉट बना करके दे दे, ठीक है, तो अगर ऐसा डॉट बना करके दे रहा है तो अपने को समझ जाने का है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वह के कैप है, मतलब बोर्ड से बाहर है। और तीसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर होता है, दिस इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? ये पेपर के प्लेन पे होता है, ओके। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिटर्मिनेशन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, उसका वेक्टर फॉर्म हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया, यूनिट्स हो गए, डायमेंशन हो गए, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बचा क्या? बायो-सेवार्ट लॉ जो है यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है डियर फ्रेंड्स जैसे कि कूलम्स लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में करता था। कूलम्स लॉ में क्या होता था कि हम कूलम्स लॉ से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, और यहाँ पर हम स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में लेते हैं कि इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं, जो बिहेवियर है, उसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दैट थिंग, ओके। आप इसको ड्रॉ कर लो, ओके, डन। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बिटवीन बायो-सेवार्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो एक तरफ हम ऐसा लिख देते हैं बायो-सेवार्ट लॉ। तो बायो-सेवार्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड डी भी लिखते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से हम फोर्स का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करेंगे। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाय आर स्क्वायर एट ए पॉइंट का यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है? तो सिमिलैरिटीज़ क्या है? पहला कि यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आपको दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा होगा कि यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डन है? ओके। दूसरा देखिए, यह भी एक लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज फील्ड होता है। यह भी लॉन्ग रेंज होता है, ये भी लॉन्ग रेंज होता है। ठीक है। तीसरा, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। यहाँ भी हम क्या करते हैं, अगर डी भी यहाँ लगाएं तो ये वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ लगा दें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो यह भी क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर है तो क्या करेगा? ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यह सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को क्या करेगा? ओबे करेगा। क्लियर है? तो यह भी क्या करेगा? यह भी वेक्टर है, यह भी वेक्टर है, तो यह भी क्या करेगा? ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यह भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। क्लियर है? तो ये इसके सिमिलैरिटीज थे। ये क्या थे इसके? हमने क्या देखा इसके? सिमिलैरिटीज, कि इन दोनों लॉ में सिमिलैरिटीज क्या क्या थे। ठीक है। तो दीज थ्री आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बायो-सेवार्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। यहाँ फॉर्मूला हमने मैग्नेटिक फील्ड का लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट का फॉर्मूला लिया। ठीक है। ओके। अब हम इसमें डिसिमिलैरिटीज की बात करेंगे। ठीक है, आप लिख लो इसको। ओके। अब मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं। देखिए, अब अगर हम डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो एक तरफ हमारा बायोट-सेवार्ट लॉ है, बायोट-सेवार्ट लॉ, जिसका फॉर्मूला dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर है। और दूसरी तरफ आपका कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी। क्या बात करी थी हमने इसमें? कि E जो होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है? तो पहला, ये हमारा चार्ज इन मोशन की वजह से होता है, और ये हमारा चार्ज एट रेस्ट। ये हमारा किसके है? चार्ज इन मोशन की वजह से है। क्लियर है? और ये हमारा किसकी वजह से है? चार्ज एट रेस्ट की वजह से है। ओके। दूसरा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, यह हमेशा परपेंडिकुलर टू क्या होता है? IDL क्रॉस R। मतलब कि यह हमेशा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, जो dB होगा। ठीक है, कि कंडक्टर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इन द सेम प्लेन। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में होगा, सेम प्लेन। ठीक है। ओके। एज R, जिसमें R होगा उसी प्लेन में होगा। ठीक है। और तीसरा, अब परपेंडिकुलर प्लेन में होने की वजह से यहाँ पर साइन थीटा का एग्जिस्टेंस है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके। डिपेंड्स ऑन साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। ठीक है। और इसमें क्या है? नो डिपेंडेंस, नो डिपेंडेंस ऑन साइन कंपोनेंट। इज दैट क्लियर?
तो यह जो थे इसके आपके क्या थे, क्या बोला मैंने, डी सिमिलैरिटीज, डी सिमिलैरिटीज, ठीक है, किस किस के बीच, बायो-सेवार्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच। तो आई होप कि आपको ये सिमिलरिटी और डी सिमिलरिटी समझ में आया होगा। सबको समझ में आया है, हाँ कि ना? गुड, चलो फटाफट लिख लो। ओके डन, लिख लिया सबने। चलो अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो मिस ना करें। इसमें दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन, इसमें दे रखा है रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। अब देखो म्यू नॉट को तो जानते हो, एप्सिलॉन नॉट भी जानते हो, और यह जो सी है यह क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है यह भी हमारे बुक में डिस्कस किया गया है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या डिस्कस किया गया है, कहा गया कि अगर हम यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 10 टू दी पावर -7 होती है। अगर हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। अब ऐसा करें कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई को हम डिवाइड कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिलेगी 10 टू दी पावर -7 बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हमको आएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 16, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू नॉट यहाँ, एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला आएगा, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, और इसको लिख दो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यह हो जाएगा तुम्हारा, इसी को क्या लिखोगे, 1/c स्क्वायर। एम आई राइट? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ से तुम c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख दोगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका डायमेंशन पूछ देता है, ये नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा। तुम PYQs देखोगे जेई के, नीट के, तो उसमें ये वाला पार्ट दिया रहेगा कि इसका डायमेंशन बताओ, तो हमेशा उसमें इसकी वैल्यू पुट नहीं करने की, ठीक है। पता है कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0L1t-1। आंसर। इज दैट क्लियर? ओके डन। तो ये था अपना डिस्कशन रिगार्डिंग बायो-सेवार्ट लॉ। ओके, अब देखो हमारा फिजिक्स में क्या है कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, ठीक है, आप ये हमेशा याद रखो कि जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक को आप रिवाइज तो करो, पर साथ में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने डिस्कस किए हैं आप उसी समय उसके 2-4 छोटे छोटे सवाल ज़रूर लगा लो, ताकि आप जो पढ़े हो, आप जो समझे हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं। बिकॉज फिजिक्स जो है ये मगअप करने की चीज़ नहीं है कि आप रट लोगे फार्मूला और याद हो जाएगा, और फार्मूला याद है तो सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता तो फिर तो आपको सारे फार्मूले याद ही हैं, न्यूमेरिकल सारे बन ही जाते, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी आदत को चेंज कीजिए। जब भी एक टॉपिक पढ़िए दिमाग में अपने को 1.5 आवर का टारगेट जरूर दीजिए कि जब तक मैं 1.5 आवर नहीं पढ़ूंगा मेरा एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और फिजिक्स में टॉपिक कैसे कंप्लीट होता है, तो पहला 1 आवर जो होता है वह होता है कि आप उसका
डेरिवेशन समझिए, डेरिवेशन इसलिए समझना जरूरी है ताकि वह आपको एक फुटप्रिंट बताता है फॉर्मूला का कि किस सिंबल का क्या मतलब है, कौन सी वैल्यू कहाँ ली जाएगी, आर क्या था, डीएल क्या था, आई क्या था। डेरिवेशन हमें ये बताता है, फॉर्मूला से हमको ये पता नहीं चलेगा। क्लियर है। दूसरा, आप उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि आपने यूनिट्स क्या लिखे, आपने डायरेक्शंस कैसे फाइंड किए। ये सारी चीज़ों को समझने में 1 आध घंटा लगते हैं, किसी को भी लगते हैं, ठीक है। एंड देन हाफ एन आवर उसके 2 4 5 सवाल जो भी आपको सामने दिख जाए जरूर सॉल्व कीजिए, भले गलत ही क्यों ना हो, but you must have to try to solve, then only you can dwell with the concept of the physics, otherwise जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके 2 4 सवाल लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताना रह गया, डेरिवेशन देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक डेरिवेशन लिख के लाया हूँ ताकि अगर देखो हम एग्ज़ाम देते हैं और जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा तुम वैसा ही लिख दोगे तो तुमको मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन के रिगार्डिंग एक तुमसे रिक्वेस्ट है कि यू मस्ट फॉलो, मैंने जो भी तुमको पढ़ाया है उसको यहाँ पर मैंने लिख करके भी बताया है। तो न्यूमेरिकल पहुँचने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसको गो थ्रू हो जाते हैं सो दैट कि हमसे कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। ओके, देखो आ गया वेक्टर फॉर्म, बायो-सेवार्ट लॉ, इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, स्क्रू रूल से फाइंड करेंगे, ओके। जो मैंने बताया था तुम्हें, क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे, डीएल क्रॉस आर लेंगे, स्क्रू रूल करेंगे, जो किस में होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ऐसा ही मैंने कहा था, ठीक है। ओके, फिर हम लोगों ने स्पेशल केस डिस्कस किए थे कि कब हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, कब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर? ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स डिस्कस किए थे। टेस्ला होता है, गॉस होता है, परमिएबिलिटी के यूनिट्स बताए थे मैंने, ठीक है। यहाँ परमिएबिलिटी के देखो 2-3 यूनिट्स और लिखे गए हैं कि वेबर पर एम्पियर पर मीटर, या हेनरी पर मीटर, या न्यूटन एम्पियर पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने डॉट और क्रॉस का मतलब भी देखा था, ओके। फिर कंपैरिजन भी किया था हमने बायो-सेवार्ट लॉ का और कूलम्स लॉ का। दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन बायो-सेवार्ट लॉ एंड द कूलम्स लॉ, and this is the difference between Bayo-Savart law and the Coulomb's law, okay. Then after relationship between mu naught, epsilon naught and c, ये भी हमने डिस्कस किया। अब ये आया सरप्राइज, ठीक है, कि दैट इज, ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी हैं, कुछ भी नहीं है, तुम फटाक से जवाब दे सकते हो, मैं जानता हूँ। तो रेडी गेट सेट गो। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ इट कैन बी सोन दैट इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, हमसे क्वेश्चन में यही कहता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत आसान है, कंपास नीडल यहाँ रख दो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। यूजिंग कंपास नीडल, उसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कंपास नीडल यूज़ करेंगे, मान लो कंपास नीडल नहीं है तो क्या करेंगे, एक ऐसा हम इसके चारों तरफ प्लेन लगा लेंगे और इस पे आयरन के पाउडर्स रख देंगे। ये आयरन के पाउडर्स खुद को इस तरह से क्या करेंगे, अलाइन कर लेंगे, तब भी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेडी? अरे यार ये तो सब बता दोगे, ये तो मजाक किया मैंने तुम्हारे साथ। क्या क्वेश्चन में लिखा है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा क्या पूछता है, इज इट स्केलर और वेक्टर, इज इट स्केलर और वेक्टर। तो कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या है सरप्राइज में। ओ ये है क्वेश्चन तुम्हारा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट एलिमेंट वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट एलिमेंट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। कौन बताएगा, बताओ, डिस्कस किया है अभी, यस सही है, गुड बॉय। दूसरा, और मिनिमम कब होगा, गुड, सही जवाब। पहले में मिनिमम पूछा था तो क्या बोला, जब डीएल जो है आई डीएल क्या होगा, पैरेलल टू आर होगा, थीटा 0 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम के लिए क्या कह दिया हमने कि अगर आइडियल जो है वह परपेंडिकुलर टू आर होगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। शाबाश, ठीक है। बस ये कुछ नहीं करता, बस हमने जो पढ़ा है ना, ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने पहले ही कहा था, इफ़ यू ब्रेन इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द थिंग्स। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, तो तुम्हारे सामने पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो थिंक अबाउट इट, तो तुम जो पढ़े हो तुम्हारा पूरा एकदम तुम्हारे अंदर उतर आएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए क्या है भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ओके ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ड्यू साउथ अलोंग ए पावर लाइन, फ्लोइंग ड्यू साउथ अलोंग ए पावर लाइन, गुड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अबव इट एंड बिलो इट। अब ये हो गया गड़बड़, हमने क्या पढ़ा था, ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, करो, कर लिया। चलो अब मैं बताता हूं तो आंसर टैली करना, सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है। देखो अपने को क्या करना है, जैसे ऐसा नॉर्थ साउथ देना, तो पहले अपने को आराम से इस तरह से, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, देख लिया हमने। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको पलटो, करंट किधर से किधर जा रहा है, ड्यूरिंग अलोंग ड्यू साउथ अलोंग अ पावर लाइन, ड्यू साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है। तो तुम क्या करो, इसको ऐसे रख दो, ऐसे रख दिया तुमने, ये तुम्हारा साउथ हो गया, ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, एम आई राइट। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो ईस्ट किधर हो जाएगा, ये तुम्हारा ईस्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा वेस्ट। तो ईस्ट जो है वह कहाँ, वेस्ट जो है वो बोर्ड के अंदर है, क्लियर, और ईस्ट जो है वो बोर्ड से बाहर है। हमने अपना डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। तुम उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट ऊपर चला जाएगा, वेस्ट नीचे आ जाएगा। अब राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो एबव के लिए, और बिलो के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हो। मैं प्रिफर करता हूँ स्क्रू रूल, ठीक है। अब स्क्रू रूल से क्या होगा, पहले बोला एबव इट, तो एबव इट का पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज़ एबव इट, पॉइंट पी ले लेते हैं। तो यहाँ से ये इसका डिस्टेंस हो गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, आर जे कैप, और ये मेरा आई डी एल हो गया। ये किसके लॉन्ग है, माइनस आई कैप। मेरे को क्या चाहिए, आई डी एल क्रॉस आर चाहिए, तो आई डी एल की जगह मैं माइनस आई लिखूंगा और आर की जगह मैं क्रॉस जे लिखूंगा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस के। इज दैट क्लियर, ओके। और अगर भाई साहब एलोंग, हाँ ड्यू साउथ बोला है ना, करंट इज फ्लोइंग ड्यू साउथ, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे तो यह मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, नॉर्थ इधर आया ना, ईस्ट वेस्ट, ओके। तो ये मेरा आ गया माइनस आई, और ये क्या हो गया, माइनस जे। तो माइनस आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई क्रॉस माइनस जे, यह तुम्हें क्या बता देगा, के कैप। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके डन, ओके। अब यदि तुम्हारा के कैप आया है तो ईस्ट है, माइनस के कैप आया है तो वेस्ट है, डन है। तो यहाँ तक था हमारा आज का सवाल और जवाब, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर वापस मिलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्त लॉ के साथ, ठीक है। तो इसको एक बार रिफ़र कर लेना, ओके। जो भी तुमने अभी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।